हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। आज लंबे समय बाद, करीब एक महीना बाद फिर से आप लोग के बीच आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग जो भी बच्चे उम्मीद थी और डेली क्लास कर रहे थे इस चैनल के माध्यम से, उनको सबसे पहले दिल से सॉरी कहता हूं। और अब से क्लास लगभग कंटिन्यू ही रहेगा, बस कोई बाधित ना हो। और आज से ही अब डेली क्लास आप लोग के लिए क्लास 8 का हो, कोशिश रहेगा 10th और 12th का भी। फिलहाल चूंकि अकेला आदमी कितना क्या कर सकता है, इसीलिए आपको बारी बारी से सभी क्लास देखने को मिलेगा। आज हम लोग पहले सेकेंड लेसन तक का 8 क्लास में पढ़ चुके थे और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू बुक जो है आप लोग के लिए, एनसीईआरटी बुक जो है बिहार बोर्ड का क्लास 8 का, उसमें अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना। मतलब चतुर्भुज किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या बिहेवियर हैं, वो कैसा दिखता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं। मैंने सारे बात पे आज डिटेल करेंगे और कोशिश रहेगा कि आज के क्लास में कम से कम उनके प्रकार तक तो पूरा क्लियर कर दिया जाए। और फिर जो आप लोग के बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, चूंकि इसलिए आप लोग को ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके बेसिक चीज को जानना बहुत जरूरी हो जाती है ना। और बेसिक चीज अगर नहीं जानते हैं तो फिर वही मुश्किल खड़ा करते आगे चल के। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को आगे मुश्किल किसी भी प्रकार का ना हो, जिसके आज अगर आप लोग अगर पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सा बेसिक के बात मैंने किया और क्या चीज आपके बुक में दे रखा, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहता है भाई, अगर आप लोग नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से उन्हें भी लाभ हो और इस चैनल पर और बड़ा फैमिली बन सके। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए या क्लास दिया जाए वो सभी आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाया करे। अगर आपके लाभकारी वीडियो हो, आपके लिए हो, तो आप जरूर वॉच करें और कम से कम एक लाइक जरूर क्या कर दिया करें। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सर। तो बच्चे इस चैप्टर का नाम ही है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना मतलब ये हो गया कि चतुर्भुज क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज बहुत हार्ड चैप्टर ना कहिए, लेकिन मीडियम यानी कि मॉडरेट टाइप के जरूर रहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए तो क्लास स्टार्ट करें बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के गणित का अध्याय 3 में चतुर्भुजों का समझ, ठीक है। सबसे पहले बात आता है कि चतुर्भुज होता क्या है ना। आप लोग को बताएं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज माने चार भुजा। निश्चित रूप से जो भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज नाम जो रखा गया इसलिए रखा गया क्योंकि उनके चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का मेल से बने हुए बंद आकृति ही क्या कहलावेगा, चतुर्भुज कहलावेगा, ठीक है भाई। चतुर्भुज का मतलब ही है कि चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को आप चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इसको डिफिनेशन पे लिख के दिखाते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है, वो सब हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। चलिए आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं चतुर्भुज का डिफिनेशन, देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज
भाई ये चतुर्भुज है क्या, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। चतुर्भुज क्या है इसके बारे में जानते हैं। और आप लोग को अगर कहीं पे दिक्कत हो समझने में या नहीं समझ पाए तो आप लोग उस जगह पे जरूर कमेंट्स करिएगा कि कहाँ पे क्या, और उसका नाम लिख के जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को फिर से उस चीज को दोबारा समझा सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले चतुर्भुज का डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी कि परिभाषा। चतुर्भुज क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो सकता है चार सरल भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं भाई, चतुर्भुज कहा जाता है, कहा जाता है। चार सरल भुजाओं से बनी या मिलकर बनी कह सकते हैं, चार सरल भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, अब चार भुजाओं से मिलके तो बना है, देखिए चार भुजा से मिलके बना है तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के जैसा ही बनेगा। एक, दो, तीन और ये रहा चार। ठीक है, ये चतुर्भुज हो गए। इस चतुर्भुज में अगर हम नामकरण करें तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दें भाई, इसका नाम हम ए रखेंगे, इसका नाम बी रख सकते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये निश्चित नहीं है कि इसका नाम ए बी सी डी ही हो, इसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग भी पी क्यू आर एस या एक्स वाई जेड ऐसे करके भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। और ये हो गए चतुर्भुज। ठीक है, हम आपको बता दें कि यहाँ पे जहां पे दो रेखाओं का ज्वाइंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। जहां पे दो रेखाओं का ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब जोड़ाव मतलब जुटा हुआ, जहां पे देखिए एक रेखा ये और एक रेखा ये ऐसे कर गया तो एक जगह कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद कर गया, तो वो जो प्रतिच्छेद किया उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा सरल जैसा सीधा सीधा लकीर जो दिख रहा, लाइन यानी कोण जो दिख रहा, किरणें, इसे हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। और इस दो भुजा के शीर्ष पर जो रिक्त स्थान है अंदर में, वह अंदर से वह क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, कोण कहलाती है, कहला गया कोण। और एक बात याद रखिए, ये जितने भी कोण होते हैं ना, ये सारे के सारे कितने डिग्री के कोण होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। कितने डिग्री के, 90 डिग्री कोण होते हैं। भाई याद जरूर रखिएगा, इतना आप लोग को बता दिया जाएगा, इतना बता दिया जाएगा कि आप लोग सिर्फ वीडियो को देख के आप लोग अपने अंदर के दिमाग को बढ़ा सकते हैं, और कभी भी भूलने की बात नहीं होगी। बस आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़ाई करिए और देख लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो, चूंकि क्लास का है ये गणित, क्लास 8 का 3rd लेसन है तो आप लोग इसे नोट भी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हिसाब तो अभी बनेगा नहीं, लेकिन डिफिनेशन जो है वो सब भी चीज़ बेसिक जब बेसिक पढ़ रहे हैं तो भाई कॉपी में क्यों नहीं, नोटबुक में क्यों नहीं आवे। तो आप लोग कोशिश करिए कि नोटबुक भी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझा रहे थे, सबने आप लोग देख लिया, ये रहा भुजा है, ये चारों भुजा है इनके, ये जो जहाँ पे भुजा प्रतिच्छेद किया वो उनके शीर्ष हो गए। और अंदर में जहाँ पे शीर्ष है दो भुजा के बीच के जो स्थान है, उस स्थान पे चारों साइड में क्या है, कोण है। और आपको ये भी पता है कि चारों कोण जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे पे लंबवत होते हैं तो वहां पे कितना, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए आप लोग जानते हैं कि यह 90 डिग्री का ही चारों होगा। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है चतुर्भुज, इसका नाम है चतुर्भुज। ठीक है, ये चतुर्भुज है आपकी। अब यहाँ पे कुछ और बेसिक जानकारी हम आपको बता दें कि क्या बेसिक रहने वाला है। तो बेसिक ये रहने वाला है कि चतुर्भुज के चार, चूंकि चार भुजाओं का तो मेल से है तो इसके चार भुजा होंगे ही, तो लिख भी देते हैं
चतुर्थ रखने के लिए भाई आप लोग 8 क्लास नहीं 7th क्लास वाले 6 क्लास वाले 5 क्लास वाले सभी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखने में क्या जाता, कुछ भी नहीं, सभी के लिए फायदा है। चतुर्भुज के 4 भुजाएं होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं। अगर हम इस चतुर्भुज का बात करें तो इस जगह पे जो भुजा है वो है ए बी, बी सी, सी डी तथा ए डी। ठीक है, ये हो गए चारों भुजा। कैसे कैसे है देखिए भाई, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये भुजाएं हो गए सभी। अब ये भुजाओं के बाद एक बात और आता है, हम यहाँ पे लिख तो दिए हैं लेकिन यहाँ पे विकर्ण भी बनाना है, क्योंकि इस पे 2 विकर्ण भी बनते हैं, वो कर देंगे। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसमें चतुर्भुज में 4 शीर्ष भी होते हैं, इसमें 4 शीर्ष भी होते हैं। तो शीर्ष क्या है, शीर्ष है ए बी सी तथा डी, ये इसके शीर्ष हो गए। अब बारी आता है कोण का, तो इसमें 4 कोण, इसमें 4 कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। अगर कोण का बात किया जाए, स्पष्ट रूप से कोण का बात किया जाए, तो आप लोग को कोण हम बता दें कि कौन सा कोण है। भाई शॉर्टकट में लिखेंगे तो ए कोण, बी कोण, सी कोण, डी कोण ये हो जाए, लेकिन आप इसको नाम दे के लिखेंगे तो कोण का नाम आपको लिख के दिखाते भाई। अगर ए का नाम लिखना है तो लिख दीजिए, चूंकि बी कोण हमेशा बीच में होता है, तो आप या तो बी ए डी लिखिए या तो डी ए बी लिख सकते हैं। जिस कोण का भी नाम आप नामांकन करेंगे, यानी कि जानने का कोशिश करेंगे नाम लिखने का, है ना, जिसका भी आप नामकरण करेंगे उसको हमेशा याद रखिए कि बीच में लिखा जाता है। ठीक है, हम भी लिख रहे हैं यहाँ पे कोण बी ए डी, एक हो गया। अब बी का अगर नाम लिखेंगे तो ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए बी, ये होता है कोण। ठीक है, सी का नाम लिखेंगे तो लिखिए बी सी डी, और तथा अगर हम डी का नाम लिखें तो ए डी सी लिख सकते हैं या सी डी ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए डी सी लिख दीजिए, ये आपके कोण के नाम होगा। ठीक है, और यहाँ नोट में लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए भाई, नोट में ये लिख दीजिए कि प्रत्येक कोण समकोण, कोण समकोण, समकोण माने 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण क्या आते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है भाई, चलिए ये बात तो आप लोग को पता चल गया कि ये हो गया। अब इतना होने के बाद इतना ही नहीं है, हम इस चीज को चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चतुर्भुज है ही, ठीक है, ये चतुर्भुज ही है। आप देखेंगे तो इसमें 2 विकर्ण भी होते हैं, 2 समान विकर्ण भी। कौन कौन विकर्ण है भाई, तो ये देखिए, ये रहा एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण ये रहा, ये कोई ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा, और इसके बीच में भी कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, तो चतुर्भुज में एक और है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण का नाम, विकर्ण यहाँ पे जो भी है वह है AC
तथा बी डी। ठीक है, ये है भाई, ये पूरे तरह से इसके जो डिफिनेशन होना चाहिए वो आपको ये हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसके प्रकार को भी पढ़ेंगे और जो भी प्रकार है उसके डिफिनेशन को करेंगे और उसमें क्या कैसे आप लोग सभी प्रकार में इतना तो तय है देखेंगे कि ये बात जो बेसिक है ये सब में आपको मिलेगा, सब में मिलेगा। चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी ही, चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष भी होगा, चतुर्भुज है तो 4 कोण भी होगा। और ये डिफिनिट नहीं है कि अगर चतुर्भुज एक मतलब अलग बिहेवियर का ना, चतुर्भुज अगर आयत या वर्ग जैसा है तो उसका तो 90 डिग्री का होना तय है, लेकिन कुछ ऐसे चतुर्भुज हैं जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री के नहीं हो सकते। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पे लिख देते हैं भाई, चारों कोनों का योग चतुर्भुज के यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना आता है, 360 डिग्री। ये बात आप 100% दिमाग में बैठा लीजिए कि कोण भले अगर कोई चतुर्भुज है, कोई अलग जैसा चतुर्भुज आपको दिखेगा तो उन चतुर्भुज में आपको प्रत्येक का 90 डिग्री कोण नहीं दिखेगा, लेकिन ये बात तय है कि अगर वह चतुर्भुज है तो चारों कोण को ऐड करने के बाद जरूर 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये भी बात आप कंफर्म हो गए। याद रखिएगा, चतुर्भुज के कभी कभी फॉर्मूला भी आते भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते, तो ये हो गए, ये थे इनके कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह इनका उसे प्रकार पढ़ेंगे। तो क्या करें, यहाँ पे प्रकार लिख लें क्या, फिर बारी बारी से इसको जान लेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, बारी बारी से क्या पढ़ना, लिख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते रहेंगे आराम से। ठीक है, चलिए आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके या पुश करके कर लीजिए। ठीक है, चतुर्भुज वैसे तो 5 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन हमने 6 प्रकार के लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं 6 प्रकार के क्योंकि वो जो पतंग होता है, पतंग देखे होंगे आप लोग, बहुत पतंगबाजी करते होंगे। एक पर्व होता है भाई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं पतंग का पर्व त्यौहार। अपने बिहार में मकर संक्रांति मनाई जाती है जो कि 14 जनवरी को होता है। कभी कभी आज के युग में मानव सभ्यता कहिए या मानव का उदंडता कहिए, इस पर्व को भी अलग थलग कर दिया गया, जिसके कारण कभी कहीं पे 14 जनवरी को मनाया जाता तो कहीं पे 15 जनवरी को मनाया जाता, लेकिन मनाया जाता बड़ी अच्छे से। मतलब इसके लिए बहुत तैयारियां होती है, आप लोग को पता ही है भाई, दही चूड़ा हर चीज़, जितने भी मतलब मिठास वगैरह होते हैं वो सब खाया जाता है। तो इस जगह पे पतंगबाजी भी बहुत सुंदर से की जाती है कि नहीं भाई। आप लोग भी पतंग किसने किसने पतंग उड़ाया जरा कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, पतंग किसने किसने उड़ाया और पतंग किसने किसने मकर संक्रांति के दिन उड़ाते हैं वो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि मुख्य रूप से चतुर्भुज 5 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन एक पतंग को आप देखें तो वह भी एक क्या है, चतुर्भुज ही है। इसलिए हम उसे भी अपने चतुर्भुज के श्रेणी में रख रहा हूँ, और चतुर्भुज उसके भी डिफिनेशन करेंगे, उसे भी किस आकृति कैसे दिखता है, क्या क्या उसमें भी है, क्यों वो चतुर्भुज है, वो सारी बात आपको बता दिया जाए। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 5, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 6 चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आयत है, वर्ग है, सभी को पता है भाई, समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद आपका आता है समचतुर्भुज, और उसके बाद समलंब चतुर्भुज, और फिर लास्ट में आपको दिख रहा पतंग। ठीक है, तो सबको बारी बारी से डिफिनेशन करते चलते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए भाई। जो बच्चे चैनल पे नए आते हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, यानी कि ट्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके, चलिए देखिए सबसे पहला आता है आयत। आयत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने
पहला लिया है, मतलब आयत का डिफिनेशन करें। ये क्या गया कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा की लंबाई, जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं उसका लंबाई समान हो और प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। भाई ये तो इसका डेफिनेशन रहा, आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं ये क्यों है और कैसे है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला भी जानेंगे, ओके, सब चीज जानेंगे, बस आप लोग धैर्य से रखिए भाई, क्योंकि पढ़ाई में धैर्य सबसे बहुत बड़ा जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा, तो ही आप कुछ सीख पाइएगा, नहीं तो बस हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, मेरी वीडियो आया फटाफट घींचता घाच के देख लिए, मजा नहीं आया छोड़ दिए, बस कहानी खत्म। तो ऐसे नहीं करने बच्चों, करना क्या है भाई, अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के पास अगर इस वीडियो या कोई भी वीडियो जाता तो उसको ज़रूर वॉच करें, उसको देखें, अगर आपके भला के लिए हो, आपके लाभदायक हो तो वॉच पूरा क्या करें, अगर नहीं हो तो भाई जिसके लिए है वो तो देखेगा ही, बाकी अगर आपके लिए हो तो ज़रूर देख के पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आपके मित्र हैं या फिर आपके कोई ग्रुप होते हैं तो उसमें ज़रूर शेयर क्या कीजिए। और इससे पहले आप लोग अगर नए चैनल पे आते हैं तो कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यानी कि ऑन कर लीजिए, ताकि स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, यानी कि जो भी क्लास दिया जाए, वो आप तक जरूर पहुंचता रहे। ठीक है, आइए भाई आयत के बारे में डिफिनेशन कर रहे थे। आयत का डिफिनेशन यही था, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं या भुजा की लंबाई समान तथा प्रत्येक कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तो वह क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। देखिए आयत का सिंबल बनाते भाई, आयत का चित्र बनाइए। देखिए आयत है, ये है, ये क्या है, यह एक आयत है। ठीक है, यह एक आयत है, इसका अगर हम नामकरण करें तो ए बी सी डी हो गया। इसमें दो विकर्ण, यानी कि पहले ही हम समझा दिए थे, इसमें चतुर्भुज जो भी होगा उसमें विकर्ण की संख्या 2 जरूर होते हैं, और इसके प्रत्येक कोण जैसा कि लिखा गया वो 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए आमने सामने मतलब ये भुजा और इसके सामने, ये भुजा इसके सामने, तो दोनों आपस में ये जितना बड़ा यहाँ तक का है उतना ही इसके सामने का भी ये भुजा उतने बड़ा है। अगर इस भुजा के बाद जितना ये बड़ा है उतना ही ये भी बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके आयत, इसको आयत कहते हैं। इसमें विकर्ण होती है, कितने, 2 विकर्ण होते हैं भाई, ये देखिए 2 विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण तो हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, इसको लंबाई कह लीजिए, लंबाई है ना, और इसको क्या कह लीजिए, चौड़ाई, इसको क्या कहिए, चौड़ाई कह लीजिए। अगर इसका शॉर्ट नेम जानना चाहते तो इसे एल से सूचित किया जाता है, इसे बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको और अच्छे से, और ये जो है आपको दिख जो रहा है ये आपके विकर्ण हो गए। विकर्ण इसी को कहते हैं, ये एक से बी सी तक विकर्ण है, बी से लेकर डी तक विकर्ण है। अगर हम इसमें जानने का प्रयास करें, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोग को, जहाँ आयत, आयत की लंबाई बराबर एल है और आयत की चौड़ाई बराबर बी है ना, ये है, और इसलिए ये लिखा गया क्योंकि अभी आपको फार्मूला लिख देते हैं। देखिए अब सूत्र भी लिख देते हैं भाई, सूत्र ये है, सबसे पहले सूत्र ये आता है कि आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई
लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B हो जाता है। आयत का अगर बात करें दूसरा फॉर्मूला का, आयत का परिमाप या कह लीजिए परिधि है ना। आयत का परिमाप या परिधि कहेंगे, अगर परिधि का मान जाने तो ये होता है 2 × L + B, जहाँ पे आपको पता ही है L क्या है, लंबाई है, और B क्या है, चौड़ाई है। और एक होता है इसके विकर्ण की लंबाई, इसका विकर्ण की लंबाई भी आपको बता दे भाई। विकर्ण की लंबाई होता है, आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर √L² + B², जहाँ पे वही बात होगा भाई कि यहाँ पे भी L जो है आयत का लंबाई है और B जो है आयत का चौड़ाई है। आप लोग इस पूरे चीज को, जो भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ना, जो भी चीज डिफिनेशन किया जा रहा है, जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है, वो आप सारे चीज को नोट करें, ताकि आप लोग को समझ में आवे कि भाई ये हमने आज पढ़ाई किया और क्या पढ़ा वो आपके दिमाग में हिट करेगा। ठीक है, तो हमने पहला चीज पढ़ लिए, क्या पढ़े, आयत का परिभाषा पढ़ लिए, आयत क्या है, कैसा है, वो आकृति देख ली, और आयत में क्या क्या होता है वो भी हमने देखा। आयत में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, कोण भी है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, और आयत में जो भी सूत्र इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत के विकर्ण की लंबाई, वो सारे 3 फॉर्मूला बन रहा था, वो तीनों हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे। अब देखिए सेकंड नंबर में है वर्ग। वर्ग का डेफिनेशन यह है कि जिस भुजाओं की, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में समान हो, तो आपस में क्या हो, समान। कैसे समान है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये A है तो इसका भी वैल्यू A है, ये भी A है और ये भी है, तो आपस में ये क्या हो गया, समान हो गया, है ना। आपस में ये क्या हो गया, समान हो गया। अगर यह आपस में समान हो गया तो समान हो गया, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये जो कोण आप दिख रहा है, जहाँ पे कोण हम बनाते थे, वो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। और यहाँ पे सबसे अहम बात ये होने वाला है कि विकर्ण का जो आपस में है, इसके दो जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो वह क्या कहलावेगा, वर्ग कहलावेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये वर्ग कहला गया। यहाँ पे देखिए हमने इसके भुजा को संकेत के रूप में A से सूचित किया है, मैंने इसके भुजा को 1 के रूप में सूचित किया, और सूत्र इसका होता है वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। चूंकि 4 गो भुजाएं हैं तो 4 भुजा इसलिए क्योंकि 4 गो अपांक का भुजा है, तो इसलिए 4 गुना भुजा। परिमाप ये हो गया, या कह सकते हैं परिधि। अगर इसका क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। जो भी इसका भुजा का मान है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि वर्ग कर दीजिए, वो उसका मान निकल जाएगा और वह क्षेत्रफल कहला जाएगा। और वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये जो विकर्ण 2 दिख रहा है, इसकी लंबाई निकालना तो √2 गुना भुजाएं होती है। ठीक है, √2 गुना क्या होता है, भुजा आता है। यही वर्ग का डिफिनेशन था, वर्ग का बेसिक जानकारियां था। एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। जिस भी चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और विकर्ण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है भाई, वह वर्ग कहलाता है। वर्ग का कुछ डिफिनेशन इस प्रकार से, बेसिक जानकारी, इसके फॉर्मूले हैं, आप लोग इसे भी नोट करिए, नोट कर लीजिए। इसलिए नोट करिए कि ताकि आपको भूल ना सके। वैसे भूलने का कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो पूरा अच्छा मन से, तन से और टाइम देख रहे हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। अगर खुदा न खास्ता अगर आप लोग बच्चे हैं, अगर बच्चे होने के नाते से अगर भूल जाते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा तो फिर कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा समांतर चतुर्भुज। ओके, चलिए आइए देखिए।
तीसरा नंबर में है समांतर चतुर्भुज। तीसरा नंबर में क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख, सम्मुख मतलब ये कि आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। सम्मुख मतलब समान मुख, ये रहा इसके सामने की, ये इसके सामने के और ये इसके सामने के, तो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या? समांतर। समांतर मतलब ये होता है कि भाई अनंत काल तक, यानी कि अनंत तक अगर यह रेखा जाते रह जाएगा सीधे, तो भी कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं नहीं करेगा। तो ऐसे ही कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। तो समांतर दोनों ऊपर नीचे भी और साइड दोनों भी समांतर है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और समान हो, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ए नाम का भाई, और बाजू वाले यानी कि साइड में जो ए बी और डी सी जो है, ये दोनों एक समान है, दोनों समान हो गए, ठीक है। सम्मुख भुजाएं समांतर और समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में इसकी लंबाई देखिए, इसकी जो हाइट होती है ना, ये तो इसकी हाइट परफेक्ट ऐसे करके होता है। यहाँ पे ये हमने डिनोट करा, इसके विकर्ण को D1 D2 से कर दिए। ये यहाँ से लेके जमीन से लेके यहाँ तक का ये इसका हाइट हो गया। ये दोनों एक दूसरे के बराबर और ये दोनों एक दूसरे के बराबर और समांतर है ना। तो यहाँ कहने का अर्थ ये हो गया कि ए और बी संलग्न भुजाएं तथा एच जो समलंब की क्या है? लंबाई है। और फॉर्मूला में समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है। परिमाप ये है कि 2 इंटू ए प्लस बी, ये भुजा और ये भुजा दोनों की लंबाई को 2 से गुना कर दिया जाए जोड़ के, तो उसके परिमाप निकल जाए। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, उसके एक लंब भुजा जो है और उसके शीर्षलंब है, इस दोनों को गुना कर दिया जाए तो उसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही था समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन और कुछ फार्मूला, और ये सिंबल है यानी कि आकृतियां हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक लाइक कर दिया कीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे, सम चतुर्भुज पे। ओके, चलिए आइए। अब देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है? सम चतुर्भुज। सम माने समान, चतुर्भुज है तो 4 भुजा होंगे ही। तो इसका डिफिनेशन ये है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो। वह सम माने समान, और चतुर्भुज तो भाई 4 भुजा वाला ही है। तो डिफिनेशन भी वैसने है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित। यहाँ जो विकर्ण आपको दिख रहा, ये जो इसके जो विकर्ण हैं दो, ये दोनों एक दूसरे को किस पे? समकोण पे समद्विभाजित। समकोण भी बना रहा है और दोनों को समान बराबर बराबर भाग में क्या कर रहा है? बांट भी रहा। तो समकोण पर समद्विभाजित करता हो तो वह सम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, यही चित्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ समांतर चतुर्भुज के जैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि उसमें लंबाई और चौड़ाई हुआ करता, लेकिन इसके चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। 2 विकर्ण इसमें भी है। फर्क यही है कि ये जो इसके विकर्ण है, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे भी काटती है और एक दूसरे को समान बराबर भाग में भी बांट दे रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ सिंबल का प्रयोग किया, तो यहाँ पे लिखे ए प्रत्येक भुजा का मापांक, ये इसका मापांक रखे हमने, और D1 और D2, D1 और D2 यह दोनों एक क्या है? विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए सूत्र में हमने ये किया कि समचतुर्भुज की परिमाप होता है 4 गुना भुजा ही, यानी कि ए मापांक रखेंगे, और नहीं, और अगर दूसरा कंडीशन के अनुसार, हिसाब के अनुसार अगर आप प्रयोग करना चाहे तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू रूट अंडर विकर्ण 1 का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हो सकता है। होगा क्या? हो सकता नहीं है भाई, है ही, ठीक है। तो आप इसे भी दिमाग में रखें और याद रखें। और अगर इसका क्षेत्रफल का बात करें सम चतुर्भुज का, तो हाफ इंटू विकर्ण फर्स्ट गुना विकर्ण सेकेंड, ठीक है। D1 गुना D2 यानी कि 1/2 गुना D1 गुना D2 होता है इसका क्षेत्रफल। तो आप लोग को ये विस्तार से पढ़ाने का एक मकसद है कि इस चतुर्भुज का जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर, माना जितना भी बात है, वो सारे चीज़ आप लोग को क्लियर रहे और आप लोग क्लियर करते भी चले। आप लोग
से बार बार रिक्वेस्ट रहता है भाई, अगर आप नए चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। बड़ा मेहनत तो है ही, आप लोग के लिए ही है, बस कुछ तो हमें लेना है नहीं आप लोगों से, थोड़ा सा बस आप लोग का प्यार चाहिए। बाकी जैसा चल रहा क्लास वैसे ही चलता रहेगा और आप लोग के बीच मौज मस्ती में पढ़ाई भी इंजॉय करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर समलम चतुर्भुज पे। ओके, देखिए अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है, समलम चतुर्भुज। 5 नंबर में क्या करा है, समलम चतुर्भुज। कहता वह चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर। दिख रहा होगा समांतर कोण और असमांतर कोण, हमने लिख भी दिया कि कौन समांतर कौन समांतर है, ठीक है। बताइए, चित्र पर जाएंगे, पहले इसे समझ लीजिए। वह चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर हो, यानी कि समांतर नहीं हो, तो वह समलम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। आइए अब चित्र पे आते हैं भाई, यही चित्र है। यहाँ पे समांतर कौन है और वो समांतर कौन है, यहाँ देखिए ये दोनों रेखा, ये जो दिख रहा है AD और BC, ये जहां तक जाएगा दोनों जाते रहेगा, लेकिन कहीं कटकुट का कोई बात नहीं है। लेकिन ये देखिए AB रेखा और CD रेखा, ये अगर आगे कुछ दूर गया, ऐसे करके गया, तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो ये समांतर तो नहीं हो गया भाई। ये दोनों यानी कि ऊपर नीचे समांतर, और साइडिंग जो है दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड, वो दोनों क्या हो गए, वो समांतर। यहाँ पे लिखा भी है A1 तथा, हमने संकेत के रूप में इसे लिखा, A1 तथा A2 समांतर भुजा है, यानी कि AD समांतर BC, और B1 तथा B2 वो समांतर भुजाएं हैं, यानी कि समांतर नहीं है। तो AB नोट समांतर, यानी कि नोट समांतर, इसको नोट ही पढ़िए, नहीं है समांतर किसके, CD के, ठीक है। और H जो है, यहाँ पे जो H है, ये H इसका ऊंचाई, यानी कि इसके बीच की दूरियां जो है, दोनों के बीच की दूरियां, यानी कि वो A का मापांक है, ठीक है। अब आइए कुछ सूत्र भी है लिखा हुआ, सूत्र यही जानते भाई, सब में लिखा सूत्र भी जानना जरूरी है। समलम चतुर्भुज के परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, सब भुजा को जोड़ दीजिए, इसके परिमाप निकल जाएंगे। और नेक्स्ट समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर, यही इसको ही संकेत में लिखा गया, यहाँ पे होता है 1/2, यानी कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं के योग गुना में ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुना A1 प्लस A2 गुना में H, ये रहा संकेतिक रूप में। ये भी क्लियर हो गया भाई। 5 नंबर आप लोग बार बार कहते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ते चलिए और इसे क्या करते चलिए, नोट करते चलिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये मुख्य रूप से चतुर्भुज के 5 प्रकार को पढ़ लिए। एक प्रकार जो मैंने लिखा है, यानी कि छठा प्रकार जो आप लोग को बताए, पतंग यानी कि काइट, उसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वह भी एक क्या है, चतुर्भुज का एक भाग है। वह भी 4 भुजाएं से ही बने होते हैं, 4 भुजा तरह दिखता है, तो उसे भी हम लोग जान लेते हैं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग ये मत उतार लीजिएगा, ये कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बस हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसा किए थे कि ये भुजा अगर आगे तक चला तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद हो जाए, इसलिए यह दोनों समांतर नहीं है। और ये भुजा जहां तक जाएगा सीधा जाते रहेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। चलिए भाई इसको मिटा देते हैं, ताकि आप लोग इसे गलती से उतार ना ले, नहीं तो क्या कहेगा भाई, गुड्डू सर ने गलत बता दिए। भाई गलत तो नहीं था, इसे आपको समझाने के लिए बताया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट, पतंग। पतंग क्या है, कैसा है, आप लोग सभी बच्चे जानते हैं पतंग। बस एक बार उसके डिफिनेशन भी जान लीजिए भाई। पतंग उड़ाते तो है ही, बनाते तो है ही, लेकिन उस कैसा उसका डिफिनेशन होना चाहिए, किस प्रकार के वह बिहेवियर है, किस आकृति के होते हैं, वो भी हम लोग उस आकृति के माध्यम से ही कुछ उसका डिफिनेशन को समझ लेते, ठीक है। आइए समझते हैं पतंग। देखिए भाई, यही है पतंग 6 नंबर में, जो कि आपके किताब से रिलेटिव ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को जानना जरूरी है ना। तो पतंग है जिस चतुर्भुज की अंशांश, यानी कि सटे हुए कोण, ठीक है, सटे हुए जो है अंश में सटे हुए भुजाओं के 2 जोड़े बराबर हो। अंशा ये रहा है ना, ये दोनों सटे हुए हैं ना,
आंसर दोनों के क्या है, जोड़े बराबर हो, ऊपर वाले दोनों जोड़े बराबर और नीचे वाले दोनों जोड़े बराबर, है ना, चाहे उसकी लंबाई जो भी हो, तो वह पतंग चतुर्भुज कहलाता है। और इसका परिमाप देखिए होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है इसका हाफ इंटू दोनों विकर्णों के गुणनफल। तो आपका ये था डिफिनेशन, कुछ बेसिक जानकारी चतुर्भुज का। आप लोग इस चीज़ को, आज की क्लास को पूरे तरह से वॉच करिए और कोशिश कीजिए, आप लोग इसे उतार लीजिए पहले, है ना, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ये था, कह सकते हैं इसको कास्टिंग कहिए, फिल्म का कास्टिंग, यानी कि चतुर्भुज स्टार्टिंग में जो जो चतुर्भुज में होने चाहिए, ये आपको 8 क्लास के लेवल का ही पढ़ाई नहीं, आपको पहले बता दिया था मैंने। ये 5 से लेके अगर बच्चा 12th तक भी पढ़े ना, 12th तक मैथमेटिक्स, अगर चतुर्भुज में कोई सूत्र वगैरह लगता है तो उसे भी ये काम अगर साबित होगा, लाभ ही देगा, लाभ ही होगा। और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, नोट बना लीजिए, चूँकि क्लास 8 वाले बच्चे खास तौर पे पूरा वॉच करिए, वीडियो को आराम से देख के नोट बना लीजिए, समझ के इसे थोड़ा ध्यान में रखिए, इसलिए क्योंकि याद रहेगा तो फिर आगे के क्लास में 8 क्लास में के बाद 9th में चतुर्भुज का भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें आप लोग डीप से पढ़िएगा। तो ये था आज का क्लास, इस क्लास में आज यहीं तक। कल फिर हम लोग बुक से फिर जो भी रिलेटिव होगा, अब डेली क्लास होगा, चाहे वो लंबा हो चाहे छोटा हो बड़ा जो भी हो, आप लोग बस क्लास करते जाइए और हम आप लोग को क्लास देते जाएंगे। ओके, ठीक है। तो बच्चे, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट रहता है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और क्या अच्छा लगा या क्या ठीक नहीं लगा वो एक प्यारा सा, या कोई जो भी आपके मन में लगे कि भाई बेड लगा या गुड लगा, जो भी लगा, तो आप एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, ठीक है। और नए बच्चे जो आते हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, यानी कि ऑन कर ले, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्यूशन दिया जाए आप लोग के मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आपका लाभदायक वीडियो हो यानी क्लास हो तो आप ज़रूर उसे वॉच करें, और नहीं तो अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छा बेहतर बना सके, ठीक है। चलिए भाई, आज का क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। ओके।